जिसमें धर्मनिरपेक्षता के सारे मायने टूट गए हैं। कहाँ रहा है धर्मनिरपेक्षता? कहाँ है धर्मनिरपेक्षता? हर आदमी अपने जाति के लिए लड़ रहा है, हर आदमी अपने धर्म के लिए लड़ रहा है। जो आदमी इस देश में देश के लिए लड़ रहा था 1942 में, 9 अगस्त 1942 को याद कीजिए, आप सबने पढ़ा है। गांधी जी ने कहा था, करो या मरो, ये देश का कोई नेता नहीं है, आप खुद लड़ो और खुद स्वतंत्रता को प्राप्त करो, आजादी को प्राप्त करो। और हमारे देश के सभी लोग, फिर उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी जातियों के, सभी धर्मों के, सभी पंथों के लोग थे, जो इकट्ठा हुए और वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े और इस देश को स्वतंत्रता मिली। आज क्या चल रहा है दोस्त? आज हम आज ऐसा हो गया है कि कोई विशिष्ट व्यक्ति, कुछ विशिष्ट व्यक्ति के विचारों से प्रभावित उनके कुछ लोग वो समझते हैं कि हम ही देशभक्त है, बाकी सब गद्दार, बाकी सब देशद्रोही। कोई विद्वान अगर अच्छे विचार व्यक्त कर रहा है तो कहते कि ये नक्सली है, अर्बन नक्सली हो गया। कैसे चलेगा दोस्तों? ये वही देश है जिसमें सारे विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए, सारे धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। जात पात तो नष्ट ही कर देनी चाहिए, वैसे नष्ट हो रही है। लेकिन हमने क्या कर दिया, हम अब फिर से जातिवाद पर आ गए। जब कॉलेज के जमाने में हम पढ़ रहे थे, हमारे कई दोस्त होते, हम यूं मिलते थे, पता नहीं था इसकी क्या जात है। कभी कभार पता भी चल जाती थी तो पता भी नहीं लगता था, हम उनके घर जाते थे, वो हमारे घर आते थे, खाते थे, पीते थे, मौज मजा करते थे, क्योंकि हम भारतीय थे, क्योंकि हम भारतीय है। आज क्या चल रहा है? जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको खलिस्तानी, देशद्रोही कहा जा रहा है। क्या चल रहा है हमारे देश में? समसामयिक परिप्रेक्ष्य में या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधी विचारों को अगर देखना होगा दोस्तों, गांधी को अगर गांधी सिद्धांत को, गांधी को समझना होगा, तो हमें पहले अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं। हर व्यक्ति अहिंसा चाहता है, क्योंकि हमारा जन्म हिंसा के लिए नहीं हुआ है। हम मूलतः अहिंसक प्राणी है और हम सत्य की ओर जाना चाहते हैं। और सत्य की ओर हम जाएं आंख लगाकर, भेड़ की तरह नीचे गर्दन डाले, किसी के पीछे ना चले। हम अपने स्वतंत्र विचारों से स्वतंत्र रहे, हम अपने विचार खुद करें। हमारी बेरोजगारी, हमारी गरीबी, हमारी धर्मनिरपेक्षता, ये सब क्या चल रहा है, इसकी ओर देखे, उसको सोचे, उस पर चिंतन करे, उस पर मनन करे, दोस्तों में इन विचारों को फैलाए। अपने महाविद्यालय में हमारे विद्यार्थी तो हमें इन बातों को लेके जाना चाहिए कि हम भारतीय है। हर स्कूल में जब हम पढ़ते थे, पहले पन्ने पर हमारी प्रार्थना होती थी कि भारत मेरा देश है और सब मेरे भाई बहन हैं। दोस्तों क्या हो गया? हम कहाँ भाई बहन रहे हैं? हम तो एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे हैं। हम एक दूसरे को अपने जात और धर्म के और रंगों के परिप्रेक्ष्य में उसको चेक कर रहे हैं। इस तरह से अगर हम चलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा देश हम कहाँ लेकर जाएंगे? गांधी जी के विचार ही वो विचार है दोस्तों, जिन्होंने हिटलर के विचारों को हराया, जिन्होंने मुसोलिनी को हराया, जिन्होंने मार्क्सवाद को तक हरा दिया। गांधी विचार एक स्वतंत्र विचार है। गांधी विचारों में, जैसे राधा जी कह रही थी कि जैन जैन विचार उनमें है, बौद्धों के विचार है, हिंदुओं के विचार है, मुसलमानों के विचार है। सारे विचारों का मंथन करके बना हुआ गांधी सिद्धांत है, गांधी दर्शन है, गांधी विचार है। हिंद स्वराज नाम की छोटी सी पुस्तिका है, कभी पढ़ लो दोस्तों। उनमें वो कहते हैं कि जब तक गांव सक्षम नहीं होंगे, तब तक देश सक्षम नहीं होगा। पहले गांव, फिर देश। पहले मैं सक्षम रहूंगा तो मेरा देश खुद ब खुद सक्षम होगा। इसकी ओर गांधी जी हमें ले जाते थे। और आज के इस परिप्रेक्ष्य में हमें गांधी विचार को समझने की, सोचने की बहुत आवश्यकता है ना। ये इतना बड़ा विषय है कि इस पे काफी घंटों तक हम बात कर सकते हैं। आप सभी बहुत बड़े विद्वान हैं, आप सभी इन बातों को समझते हैं।
मैं चाहता हूँ कि मैं और अधिक ना बढ़ूँ, है ना? मैं यहीं रुकूँ, क्योंकि मेरे बाद जो वक्ता बोलने वाले हैं, वो परम आदरणीय डॉक्टर कृष्णा जी पोद्दार मेरे गुरु हैं। मैंने उनसे ही गांधीवाद सीखा है, उनसे ही मैंने उनके पास बैठकर मैंने काफ़ी चिंतन मनन किया है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे तो आप अक्सर सुनते हो, मैं रुकूँ और आगे के सूत्र के लिए मैं डॉक्टर संतोष जी को और सारी मित्रों को धन्यवाद दूँगा कि आप सबने मुझे प्यार से सुना। धन्यवाद। संतोष जी। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। धन्यवाद सर। बहुत ही सार्थक, सारगर्भित आपका व्याख्यान रहा। निश्चित तौर पर मैं आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखकर कहना चाहूंगा, जैसी स्थितियां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी चाहते थे, तत्कालीन समय में अपने विचारों को अपने कार्यों के आधार पर उन्होंने तो प्रस्तुत तो किया ही है, लेकिन जब आजादी के कुछ पश्चात वर्षों के बाद जो निरंतर स्थितियां बनी हुई है, सामाजिक स्थितियों में निरंतर रूप में परिवर्तन आया है। ये समाजवाद के आधार पर एकता की काम नहीं करने लगते थे, लेकिन आज एकता की स्थिति दिखाई नहीं देती। वह जाति वर्गों में विभक्त या संप्रदाय में ये समाज विभक्त हो चुका है। आर्थिक समता की वे कामना करने लगते थे, परंतु आज स्थितियां पूंजीवादी वर्ग है तो दूसरी ओर मजदूरों का वर्ग है। निरंतर रूप में ऐसे व्यक्तियों का शोषण हो रहा है। कहीं न कहीं मानवता का पतन तो हुआ ही है और निरंतर रूप में समाज में संघर्ष की स्थिति दिखाई देती है। गांधी जी नहीं चाहते थे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, लेकिन आपने जिस प्रकार से गांधीवाद के आधार पर उनके विचारों का दर्शन हमें दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं सर। धन्यवाद। अगर गांधी जी होते और ये सब स्थितियों को देखते तो क्या कहते? जब मैं निराश होता हूं तो मैं याद करता हूं कि हालांकि इतिहास सत्य का मार्ग होता है, किंतु प्रेम इसे सदैव जीत लेता है। यहाँ अत्याचारी और हत्यारे भी है, हुए हैं और कुछ समय से वे अपराजय रूप में लगते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों का कभी न कभी निश्चित तौर पे पतन होता ही है। इस तरह से निरंतर रूप में हमें ध्यान रखना चाहिए, यह उन्होंने कहा था। लेकिन ऐसे स्थितियों का मृतकों को, अनाथों के, बेघर लोगों के लिए फर्क पड़ता है, लेकिन स्वतंत्रता और लोकतंत्र के पवित्र नाम से उसके नीचे संपूर्णवाद के आधार पर एक तरह से विनाश छुपा हुआ है, ये वे कहते हुए दिखाई देते हैं। और जब तीसरी मैं बात कहूंगा, एक आंख के लिए दूसरी आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है, इस तरह का आज का यह मनुष्य बना हुआ है। मानवीयता समाप्त हो चुकी है। निरंतर उस अंधियारे में अपने आप को तलाशता हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। यही विचार आपके रहे हैं, जिससे आज के प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। धन्यवाद सर। तथा आज के मुख्य अतिथि आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर कृष्णा पोद्दार जी, जो अवकाश प्राप्त प्रोफेसर है हिंदी विद्यावर्तिनी महाविद्यालय धुले से, वे ऐसे कर्मठ अध्यापक रहे हैं। एक बात कही जाए तो वह विद्यार्थी प्रिय शिक्षक रहे हैं। निरंतर रूप में वे संयोजन के कार्यों में लीन रहे हैं, संयोजन समिति के सदस्य रहे हैं, अस्मिता साहित्य दर्शन के महासचिव के तौर पर रहे हैं, सरचिटनीस के तौर पर अखिल भारतीय दलित नाट्य सम्मेलन के वे सरचिटनीस रहे हैं, बौद्ध भिक्षु संगठन के वे सदस्य भी रहे हैं। ऐसे कई तरह के वे
संगठनों द्वारा चलाए जाए कार्यक्रमों के सक्रिय रूप से सहभागी रहे हैं। 40 से अधिक शोध निबंधों का लेखन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में किया है। ललित लेखन भी 200 से अधिक लिखे हैं। पत्र पत्रिकाएं, पत्राचार हो, समाचार पत्र हो आदि में वे निरंतर लेखन करते रहे। एक सफल कुशल वक्ता तथा व्याख्याता के रूप में वे प्रसिद्ध भी रहे हैं और कई प्रकारों के जीवन काल में किए हुए कार्यों को उन्हें पुरस्कार एवं सम्मानों से भी नवाजा गया है, जिनमें गजानन माधव मुक्तिबोध पुरस्कार है, आदर्श शिक्षक पुरस्कार है, आदर्श समाज सेवक पुरस्कार है, समाज भूषण पुरस्कार है, राष्ट्रीय एकता फेलोशिप भी उन्हें प्राप्त दिखाई देती है। और इस प्रकार के पुरस्कारों से और सम्मानों से नवाजे गए आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर कृष्णा पोद्दार जी का मैं यहाँ पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करते हुए मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगा और आज के मंच के सभी वक्ताओं को, प्रतिभागियों को अपने विचारों से लाभान्वित करें। मैं उनसे यह आशा करता हूं कि वे निश्चित तौर पर ही लाभान्वित करेंगे। आदरणीय प्रोफेसर कृष्णा पोद्दार जी। नमस्कार। नमस्कार। मेरी बात शुरू करने से पहले आज जिनकी पुण्यतिथि है वे महात्मा गांधी, जिनके चरणों में मैं अपने हृदय के समस्त भावों सहित श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक नमन करता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा ये जो विश्व हिंदी संगठन है, जिसने इस पुण्यतिथि के अवसर पर एक बहुत बड़ा विषय रखा है, एक राष्ट्रीय संगोष्ठी रखी है, वो संगोष्ठी निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक है। समसामयिक परिप्रेक्ष्य में गांधीवाद, और ये बहुत जरूरी बात है और इस जरूरी बात के लिए थोड़ा चिंतन करना आवश्यक है। चिंतन करते समय हम लोगों को ये दिखाई देता है कि गांधी जी को हमारे बीच में से जाकर लगभग 7 दशक हो गए हैं, लेकिन इन 7 दशकों में हम ये देख रहे हैं कि विज्ञान युग हो या आणविक युग हो, वो कहां से कहां पहुंच गया है। उसमें काफी कुछ बदलाव आ चुके हैं। विज्ञान ने भौतिक जीवन में बहुत बड़ा सुधार किया है, आविष्कारों की तो झड़ी लगा दी है। आणविक युग में ऐसा हम लोगों को दिखाई देता है कि वो ऐसे ऐसे भयानक अस्त्र बनाने जा रहे हैं जिसमें से सारे संसार भर के देशों में एक डर पैदा हुआ है। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एक और हम लोग को दिखाई दे रहा है कि भौतिक साधनों की भरमार है, तो दूसरी ओर अण्वस्त्र जो है वो बनते जा रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में संसार का कोई भी मनुष्य न सुख से रह सकता है, न आनंद से रह सकता है, न शांति की प्राप्ति उसे कभी भी हो सकती है। सच बात तो यह है कि जीवन का अगर लुत्फ उठाना है, आनंद उठाना है, आत्मिक शांति को प्राप्त करना है, तो जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कहा उस तरीके से मैं भी आज ये कहता हूं कि गांधी के जो तत्व रहे हैं, गांधी का जो जीवन रहा है, गांधी ने जो आदर्श हमारे सम्मुख रखे हैं, किंबहुना जिसे हम गांधी दर्शन कहते हैं, गांधीवाद कहते हैं, वो जब तक हम लोग नहीं अपनाते हैं ये सारी चीजें हम प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे कुछ बिंदु हैं गांधी जी के जीवन के, जिन बिंदुओं के आधार पर क्या वो बिंदु आज के युग में प्रासंगिक है या नहीं। भाई पंडित ने बहुत बढ़िया बातें की है।
हम देख रहे हैं कि जब गांधी 20 साल के होने के बाद जब दक्षिण अफ्रीका में गए और वहां वो जो 15, 20, 25 साल जो कुछ रहे होंगे, उन दिनों में उन्होंने जो कुछ पाया वहां पर, जो कुछ सहा, और जो अन्याय करने की जो ताकत उनमें वहां से आई, और जीवन को एक नए तरीके से देखने की एक दृष्टि जब वो आई, तो वो दृष्टि लेकर जब वो भारत लौटे, लगभग 1915 का समय था। 1915 से 1900 बीच में कुछ घटनाएं हुई। तिलक नहीं रहे, गोखले नहीं रहे, और फिर कांग्रेस का नेतृत्व भी उनके हाथों में आया। और उन दिनों उन्होंने ऐसा तय किया कि मैं जब तक पूरा भारत नहीं देखूंगा, मैं कुछ करूंगा नहीं। और भारत देखने के लिए वो निकल पड़े। निकल कैसे पड़े? रेल के तीसरे डिब्बे में बैठकर जा रहे हैं, जहां कोई हद्दा मिल जा रहा है वहां पर उस पर बैठकर जा रहे हैं, बैलगाड़ी मिल गई तो बैलगाड़ी में जा रहे हैं, नहीं तो पैदल चले जा रहे हैं और लोगों से मिलते चले जा रहे हैं और लोगों को देखते चले जा रहे हैं। देखते देखते सारा विशाल भारत जब उन्होंने देखा, तो एक बात उनकी समझ में आई कि देश के कौन कौन से प्रश्न है, कौन कौन सी समस्याएं हैं, और इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जब वो पहला जो सत्याग्रह उन्होंने किया भारतवर्ष में, वो बिहार के चंपारण, बिहार में गया, और बिहार में जो कुछ उन्होंने देखा, वहां के किसानों पर होने वाले अन्याय अत्याचार देखे, आज भी वही हो रहे हैं। भाई पंडित ने ये बात बहुत अच्छी तरह से बताई, लेकिन कुछ बदलाव नहीं है। उस बदलाव को लाने के लिए हम लोगों को उनके कुछ बिंदुओं के आधार पर थोड़ी सी समीक्षा करनी होगी। सबसे पहला बिंदु उनका ये है कि राजनीति नैतिकता पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि आज की जो राजनीति है वो नैतिक नहीं है, नैतिकता विहीन है। इसके कारण भी वैसे है कि समाज में चोरी है, डकैती है, व्यभिचार है, हत्याएं हो रही है, और ये सारे के सारे जो है अनैतिक होने वाली बातें हैं। वो चाहते हैं कि राजनीति में अगर नैतिकता हो तो निश्चित रूप से इन गुणों के बल पर राजनीति बहुत अच्छे ढंग से चल सकती है, तभी जाकर हो सकता है। आजकल हमारे बहुत सारे जो नेताएं हैं, नेता लोग हैं, या फिर राजनीति में होने वाले लोग हैं, या राजनीति को जिस ढंग से चलाए जा रहे हैं, ऐसे कई प्रसंग है, कई बातें हैं कि जो बिल्कुल अनैतिक हम लोगों को लगती है, फिर भी चल रही है। गांधी जी ने इस बात पर बड़ा जोर दिया है, और मुझे लगता है कि वो अत्यंत समीचीन है, उचित है, प्रासंगिक है। धर्म को लेकर भी उन्होंने यही बात कही है कि धर्म क्या है? धर्म राजनीति की नींव है। धर्म में होता क्या है कि अच्छे गुणों का स्रोत होता है। देखिए, संसार का कोई भी धर्म देख लीजिए, उस धर्म के अगर बातों को अगर देखने जाए तो दिखाई देगा कि नैतिकता की भरमार है, अच्छे अच्छे गुण उसमें दिए हैं। अगर ऐसे अच्छे गुण वाला धर्म राजनीति के साथ हो, मतलब नैतिकता उसमें हो, अहिंसा उसमें हो, सत्य उसमें हो, ये सारी की सारी बातें अगर इसमें, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि तो वो भी बात जो है, जो आज धर्म को लेकर चल रही है, वो भी बात यहाँ समाप्त हो सकती है, और नए सिरे से इसकी शुरुआत जो है हम कर सकते हैं। उन्होंने और एक बात कही है, एक बिंदु पर बड़ा जोर दिया है, वो ये है कि जो साध्य होता है और जो साधन होते हैं, वो दोनों के दोनों पवित्र होने चाहिए। यानी हमारे जीवन का जो लक्ष्य, वास्तविक हमारे जीवन का लक्ष्य ये होता है कि सत्य की प्राप्ति, लेकिन जो ध्येय हम पूरा करने जा रहे हैं या लक्ष्य साधने जा रहे हैं, उसके साधन अगर पवित्र नहीं हुए, पवित्र साधन नहीं मतलब कौन से? कि जिसमें झूठ है, छल है, प्रपंच है, हिंसा है, या आदि के सारे साधन जो है वो पवित्र साधन। अगर इन साधनों को लेकर अगर हम हमारे साध्य को पूरा करना चाहते हैं, तो निश्चित है साध्य और साधन दोनों के दोनों अभिन्न होते हैं। इस बात को हम लोगों को समझ लेना चाहिए, और जो भी कुछ हम लोगों को प्राप्त करना है वो सही मार्ग से,
पवित्र ढंग से उसको अगर हम चले तो निश्चित रूप से हम उसे पा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बात बड़ी समीचीन बात गांधी जी ने कही है, वो आज भी यहाँ पर हो सकती है। एक और बात उन्होंने कही, ये बिंदु बड़ा विचारणीय है कि निरपेक्ष सत्य, उनका जो विचार था निरपेक्ष सत्य, सत्य को लेकर गांधी जी बड़े आग्रही थे। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, ऐसा वो समझते थे, ऐसा वो मानते थे, ऐसी उनकी धारणा थी। उसके दो भेद है, सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष में ऐसा होता है कि उसमें कुछ अपेक्षाएं होती है, वो आंशिक होता है, इसलिए गांधी जी ऐसे सत्य को मानने से इनकार करते हैं। लेकिन निरपेक्ष जो होता है वो देश काल से परे होता है, वही ईश्वर होता है। और अगर मानव जीवन में अगर कुछ करना है, इस प्रकार के निरपेक्ष सत्य को लेकर अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो निश्चित रूप से हम चरम लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर सकते थे, ऐसा उनका पूरा के पूरा। उनका अत्यंत महत्वपूर्ण जो सारे संसार के लिए भी उपयोग, जैसे निरपेक्ष सत्य भी और अहिंसा का जो विचार है, वो भी विचार यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका ये कहना है कि अहिंसा ये प्रेम पर आधारित होती है, और मनुष्य को क्या करना चाहिए? अहिंसा यानी क्या? अहिंसा यानी किसी की हिंसा नहीं करना, ऐसा नहीं। मन, वचन और कार्यों के द्वारा जरिए हमें किसी के विरुद्ध नहीं जाना है, उसको, उसके दिल को नहीं दुखाना है, उसके मन को नहीं दुखाना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम अहिंसा का पालन कर रहे हैं। अब ऐसे कभी विशेष संदर्भ भी उन्होंने दिए हैं कि कुछ संदर्भों में, कुछ बातों में ऐसा होता है कि हिंसा का पालन करना पड़ता है, अहिंसा का नहीं, तो उसके लिए भी उनकी मान्यता है। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर हम लोगों को मानव का हित देखना है, उसकी प्रगति करनी है, विश्व शांति लानी है, तो फिर अहिंसा के सिद्धांत को लेकर हम लोगों को चलना ही है। अगर भारतवर्ष में हम इस प्रकार चले तो निश्चित रूप से ये बहुत उचित बात रहेगी। उनका सबसे बड़ा जो आज भी चल रहा है, तो सब लोग जो है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, वो है सत्याग्रह का सिद्धांत। उन्होंने ये बात बताई है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है? सत्य। इसलिए वो सत्य पर बड़े आग्रही रहे हैं। सत्य की प्राप्ति अगर हम लोगों को करनी है, वहां तक अगर हम लोगों को पहुंचना है, तो सत्याग्रह करना। सत्याग्रह यानी सत्य का आग्रह, सत्य पर डटे रहना, सत्य से चिपटे रहना, सत्य की रक्षा के लिए अहिंसात्मक मार्ग से संघर्ष करना। उनका ये मानना है कि सत्य आत्मा की शक्ति है, और आत्मा की शक्ति पाना है तो उस प्रकार, उसके लिए उस प्रकार का आग्रह जो है वो हम लोग, ये एक अहिंसक शस्त्र है। अभी भी जो चल रहा था वो अहिंसक मार्ग से ही चल रहा था। जो सत्याग्रह शुरू था, जो आंदोलन शुरू था, लेकिन जब उसमें इस प्रकार की जब बाधाएं आ जाती है, गांधी जी अगर ऐसा होता था तो तुरंत उसको बंद कर देते, वो आगे उस सत्याग्रह को बढ़ाते नहीं थे। लेकिन उसका आग्रह उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, और उस आग्रह के कारण ही दक्षिण अफ्रीका से लेकर जो जो छोटे मोटे उन्होंने सत्याग्रह किए, उनमें उनको देखते ही देखते सफलता जो है मिलने लगी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज भी सत्याग्रह एक ऐसा बिंदु है जो बिंदु निश्चित रूप से प्रासंगिक है, समुचित है, और उसको हम सब लोगों को हमेशा के लिए अपनाना चाहिए। उनकी कल्पना थी कि आदर्श समाज हो या राम राज्य हो। अब राम राज्य यानी राम के समय में जो राज्य था, ऐसा नहीं। राम राज्य यानी संपूर्ण जनता का जो, जनता की जो प्रभु सत्ता है, वो प्रभु सत्ता यानी जनता का राज। और इस जनता के राज को लेकर वो कहा करते थे कि सारे के सारे मानवों का हित जो है वो इसके जरिए हम लोग कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर अपना शासक होगा, अपना शासन वो खुद चलाएगा, और अब
व्यक्ति शासक है और अपना शासन वो चला रहा है, इसको वे रामराज्य समझते थे, आदर्श समाज समझते थे। और मुझे लगता है कि हमें भी इस प्रकार की इस बात को आज भी उपयोग में अगर हम लाते हैं तो निश्चित रूप से उसका फायदा हम लोगों को हो सकता है। उनकी उनका एक और बिंदु है जो बहुत परिचित है। अभी अभी पंचायत राज की सारे के सारे चुनाव जो है वो पूरे हो चुके हैं। ग्राम गणराज्य या ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत जो थी, अंग्रेज जब इस देश में आए तो जैसे जैसे गांवों में घूमे, गांवों में देखा उन्होंने, गांवों को अगर संगठित नहीं रखना है, गांवों में अगर भेदाभेद पैदा करना है, तो उन्होंने वो सारी बातें वहां पर की। लेकिन गांधी जी कहते थे कि ये मैंने तो कही बात, लेकिन इसके पूर्व भी चल रहा था। 5 लोग थे और 5 लोगों की पंचायत, वो 5 अलग अलग धर्म समाज इसमें से भी आ सकते हैं और वो गांव का शासन देखेंगे, गांव की समस्याओं को जानेंगे और गांव की समस्याओं को दूर करेंगे। और मुझे लगता है कि उनकी ये बात जो है आज भी बिल्कुल प्रासंगिक लग रही है, समुचित लग रही है। व्यावहारिक राज्य की कल्पना भी उन्होंने कही। ये व्यावहारिक राज्य कैसा हो? अहिंसक राज्य। इसमें जो मनुष्य की जो कुप्रवृत्तियां है, उन कुप्रवृत्तियों को रोकने के लिए उनका एक कोटेशन यहाँ पर है, कोई शासक पूर्णतया अहिंसात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि वह सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। मैं ऐसे स्वर्णिम युग को नहीं मानता, लेकिन मैं एक ऐसे अहिंसा प्रधान राज्य की स्थापना की सद्भावना पर विश्वास करता हूं और मैं इसके लिए कार्य कर रहा हूं। यानी इस प्रकार की सीधी साधी उनकी व्यावहारिक राज्य की कल्पना थी, ऐसा हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है। राष्ट्रवाद के बिंदु पर हम आते हैं। उनका जो राष्ट्रवाद था बड़ा अच्छा था। वो सारे के सारे राष्ट्रों की स्वतंत्रता के लिए हावी थे। वो उनको मानते थे कि वो सारे स्वतंत्र हो, क्योंकि अगर वो सारे के सारे स्वतंत्र होते हैं तो सभी लोगों को उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि सभी राष्ट्र बिल्कुल बराबर के हैं और उन सबका सम्मान होना चाहिए। इसमें जो है मानव जाति की भलाई है, ऐसा वे मानते थे। लेकिन एक बात उन्होंने ये बताई कि ऐसा होने के बावजूद भी कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र का शोषण नहीं करेगा, बल्कि उसका आदर करेगा, उसकी सेवा करेगा। और अगर वो नहीं करता है तो, और अगर वो शोषण करता है तो शोषण को हम लोग कभी भी नहीं सहेंगे। यानी उनका ये जो राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद बहुत व्यापक स्तर पर हम देखने के बाद हम लोगों को उसकी महत्ता जो है वो ध्यान में आती है। अंतरराष्ट्रवाद भी इसी प्रकार उसको वो बहुत अधिक मानते थे। वो अंतरराष्ट्रवाद इसलिए कि अहिंसा और सत्य का आग्रह या सत्य, ये जो है ये वैश्विक बात है। संसार में कहीं भी जाइए, इन दो बातों को तो इसका पालन करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा जो संघ बनाया गया है, उस संघ में भी ये बात है कि जो जो भी राष्ट्र होंगे वो सारे राष्ट्रों का जो हित जो है इसमें होना चाहिए। ये सारे के सारे राष्ट्र पूर्णतः अहिंसा पर आधारित होंगे, इसमें युद्ध की कोई गुंजाइश नहीं। यानी ये संघ ऐसा संघ है कि वो किसी राष्ट्र पर आक्रमण करने के लिए कभी कहेगा नहीं, युद्ध होने ही नहीं देगा। इस प्रकार की वो स्थिति जो है इस पे है। गांधी जी ने शांति सेना बनाने चाहिए थी, वो बन नहीं पाई उनके अंतिम समय तक। लेकिन वो शांति सेना ऐसी सेना थी जो नैतिक शक्तियों पर आधारित थी। बांग्लादेश का जब इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि उसको आजाद किया गया था, तो शांति सेना बनाई गई थी और गांधी जी की जो सारी बातें उसमें रखने की कोशिश जो है वहां पर की गई। राधा जी ने अभी अभी जो बात बताई है सर्वोदय, ये सर्वोदय का सिद्धांत भी अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला सिद्धांत है, ऐसा हम लोगों को दिखा है, जिसमें एक बात बिल्कुल सही है कि सबका उदय और सबके द्वारा उदय। यह अत्यंत एक आशावादी विचार है, एक ऐसा जीवन दर्शन है, ऐसी जीवन पद्धति है, एक नई शैली है और आशा की एक ऐसी किरण है जिससे सारे
बिगड़े हुए भारतवासियों को सुधारा जा सकता है, ऐसा गांधी जी का मत था। उनका ये कहना था कि सर्वोदय संपूर्ण जाति के लिए एक अमृत के समान, अगर इस अमृत का वे पान करते हैं तो स्वर्गित जीवन की अनुभूति उन्हें प्राप्त हो सकती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बात उनके अत्यंत प्रासंगिक। उन्होंने कुछ सामाजिक विचार भी रखे हैं। कुछ विचारों पर सबका सहमत होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। जैसे वर्ण व्यवस्था की बात है। आश्चर्य की बात है कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, लेकिन जिस प्रकार की वर्ण व्यवस्था वो चाहते थे कि उसके जरिए जो जो उद्योग किए जाते थे, जैसे समझ लो कि वैश्य है तो वे जो उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं, वही व्यापार उनके होने आने वाले जो पीढ़ी वो भी करती रहे, ऐसा उनको लगता था। लेकिन सब लोग इस बात को समझ सकते ही है, ऐसा नहीं। अगर बहुत गहराई में जाकर उनकी उस बात को समझने की कोशिश करें, तब वो लगता है कि उनका कहना काफी हद तक सही है। अस्पृश्यता, ये भी एक जो विचार है, इस विचार के उन्होंने काफी चिंतन किया। उन्हें मालूम था कि अस्पृश्यता धर्म के विरुद्ध है और हिंदू समाज पर वो एक कलंक है। उनका ये कहना था कि राज्य का किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव जो है वो कभी भी सहन नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। उन्होंने अस्पृश्यता का डटकर विरोध किया है, ऐसा दिखाई देता है। एक बात और है, सामाजिक विचार है, मद्य का उन्होंने निषेध किया था। हालांकि भारतीय संस्कृति में ये पुरातन प्राचीन परंपरा से चला आ रहा था, उसको मान्यता भी थी, लेकिन जैसे जैसे वो सारे हिंदुस्तान में घूमे, गांव-गांव में घूमे और उन्होंने जब वहां पर होने वाली जो भयानक परिस्थिति देखी, उस परिस्थिति के आधार पर वे इस पर आए कि नहीं, इसका निषेध करना चाहिए। और आप देखिए कि कई बार उन्होंने छोटे-छोटे गांव में जाकर इस प्रकार के आंदोलन, इस प्रकार का सत्याग्रह जो है वो किया है। महिलाओं की जो स्थिति है, उस स्थिति को लेकर भी वे बड़े चिंतित थे। उन्होंने पहली बार जब बिहार में चंपारण में महिलाओं की स्थिति को देखा कि एक औरत 24 घंटे एक ही वस्त्र पहनती है, दिन भर एक वस्त्र पहनती है और रात में वो वस्त्र निकालकर उसे धोती है, सुखाकर फिर उसे ही पहनती है। औरतों की ये जो भयानक स्थिति है, उन पर होने वाले जो जुल्म है, अन्याय, अत्याचार है, वो उन्हें कतई पसंद नहीं थे। उन्होंने बहु पत्नी पद्धति का, वृद्धा विवाह का, बाल विवाह का, देवदासी प्रथाओं का जोरदार विरोध किया हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। लेकिन उसमें भी कुछ सुधार लाने की दृष्टि से उन्होंने विधवाओं का विवाह या अंतर जातीय विवाह का समर्थन किया हुआ है, ऐसा भी हम लोगों को दिखाई देता है। आज भी जिस प्रकार तेजी से समाज आगे बढ़ता जा रहा है, महिला की आज तेजी गति के साथ जो परिस्थिति बदलती जा रही है, उसमें ये सारी की सारी बातें हम लोगों को बहुत उचित लगती है, ऐसा दिखाई देता है। सांप्रदायिक एकता को लेकर भी उन्होंने ये बात कही है। हम जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में हम चाहकर भी किसी एक धर्म को केवल प्रस्थापित कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आज के शासक भी इस प्रकार का विचार शायद कर रहे होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल भी संभव नहीं है। आपने इस बात पर काफी गौर किया है। इतने सारे धर्म, इतने सारे संप्रदाय, इतने सारे पंथ, लेकिन इन पंथों में वे समभाव देखते थे। सर्वधर्म समभाव की उनकी जो संकल्पना थी, वो संकल्पना आज की जो धर्म निरपेक्षता की संकल्पना है, उससे काफी करीब जाकर पहुंचती है। उस पर उनका विश्वास था। वो कहते थे कि अगर सारे धर्मों के में समभाव अगर हो, सारे धर्मियों में, संप्रदायों में या पंथों में समभाव हो, तो निश्चित रूप से
राष्ट्रीय एकता जो है सही माने में प्रस्थापित हो सकती है। आप जानते हैं कि उनके इन विचारों को कुछ लोगों को पसंद नहीं है। उनकी वो जो शहीद हुए आज के दिन, वो शायद इसी कारण हुए हैं, क्योंकि वही बात लेकर, जैसे आपने बताया कि वो इसके बाद पाकिस्तान जाकर इस बात को उठाने वाले थे और वहां पर उनको समझाकर फिर एक बार एक नया भारतवर्ष, नया हिंदुस्तान खड़ा करना चाहते थे। उसके पूर्व ही उनको वहां पर समाप्त कर दिया गया है। आजकल गोवध बंदी को लेकर भी काफी बातें चल रही है। उत्तर भारत में तो विशेष प्रकार से ये बातें दिखाई दे रही है। गांधी जी बड़े धार्मिक वृत्ति के थे और गाय पर उनकी बड़ी श्रद्धा थी। उनका कहना था कि जो गाय हमें दूध देती है, दही देती है, मलाई देती है, घी जैसी अमृत वस्तुएं देती है, हम उसकी हत्या करें। वो उस हत्या के खिलाफ है। गांधी के समय में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब पहला स्वतंत्र भारत का पंचवार्षिक हमारा सरकार बना, तो उस सरकार में हम लोगों को ऐसा दिखाई देता है कि उन्होंने इन सारे विषयों को वहां पर स्थान दिया हुआ है। वे पश्चिमी सभ्यता के विरुद्ध थे। उनका एक ही कहना था कि पश्चिमी सभ्यता का विरोध क्यों? क्योंकि पश्चिमी सभ्यता भौतिकता का विकास कर रही है, वो भौतिकता पर आधारित है। भारतीय या पौरवात्य जो सभ्यता है, वो सभ्यता जो है उसमें धर्म और नैतिकता को बहुत बड़ा स्थान दिया है, आध्यात्मिकता को स्थान दिया है, और भौतिकता से ये सारे के सारे गुण जो है वो बड़े श्रेष्ठ होते हैं। ये श्रेष्ठ होने के कारण उनका पश्चिमी सभ्यता को काफी विरोध रहा है। गांधी जी ने जैसे सामाजिक विचार किया, वैसे आर्थिक विचारों पर भी उन्होंने गौर किया है। वो सारे लोगों में आर्थिक समानता लाना चाहते थे। प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिलना चाहिए, वस्त्र मिलना चाहिए, आवास मिलना चाहिए, शिक्षा की उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, और चिकित्सा जो है वो भी उनको मिलनी चाहिए। ये वो चाहते थे। केवल धन मनुष्य को समानता नहीं देता है। कुछ उनकी बातें भी थी, वो सारी बातें आगे के बिंदुओं पर हम विचार करते हुए देखेंगे। उनका एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, और वो है अस्तेय एवं अपरिग्रह का सिद्धांत। अस्तेय यानी क्या? जिस वस्तु की हम लोगों को आवश्यकता है, उस वस्तु को हम अपने पास रखें, और जिसकी नहीं है तो उसे वो चोरी समझते थे। अपरिग्रह यानी अगर जरूरत नहीं है तो उन वस्तुओं का संग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके विरुद्ध वो थे। ऐसा अगर हम लोग करते हैं आज भी, निश्चित रूप से, कि जिसकी जरूरत नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि वस्तुएं इकट्ठा करते रहते हैं। हमारा घर जो है वस्तुओं से भरा हुआ रहता है। बहुत सारे धन भी हम लोग इस प्रकार का इकट्ठा करते ही रहते हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम अस्तेय और अपरिग्रह के सिद्धांत का पालन करते हैं, जो अत्यंत प्रासंगिक है, तो निश्चित रूप से मनुष्य के जीवन में सुख शांति जो है वो आ सकती है। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, आपने इस बिंदु को बहुत अच्छी तरह से उठाया है। जो कुछ चल रहा है वो तो असहनीय है, बड़ी कठिन बात है। लेकिन उनका ये कहना था कि अंग्रेजों ने ये पद्धति लगा कर रखी। उन्होंने जमींदार निर्माण किए। जमींदारी यानी क्या? कि ऐसे सरकारी व्यक्ति जो जमींदार बनकर उस गांव में जाते थे, और वहां के जो सारे किसान लोग थे, उन किसानों से वो लगान जो वसूल करना है, तो वो लगान जिस तरीके से वसूल करते थे, जोर जबरदस्ती करते थे, अन्याय करते थे, और ये सारी बातें जो है वो असहनीय थी। तो ये जो पद्धति है, इस पद्धति को जो अपनाई गई है वो नहीं होनी चाहिए, ऐसा मानते। गांधी ने उन्हें स्वतंत्र बताया। उन्होंने क्या किया कि सारे किसान जो है वो जमींदारों के इसमें नहीं रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। वो उनकी जमीन के मालिक रहेंगे, उनका विकास होगा। उनको फिर पंचवार्षिक में आगे चलकर धनराशि भी दी गई, उनको खाद दिया गया, बैल दिए गए,
बीज दिया गया और सारी के सारी सुविधाएं जो है वो की गई, उनके समक्ष ये सारी बातें उन्हें देखने को नहीं मिली है। ऋण कर्जा जो है उस कर्जे में माफी, फसल का उनका बीमा, सिंचाई, बिजली की व्यवस्था, ये सारी के सारे बातें उन्होंने वहां पर की है और भारतीय किसान को स्वतंत्र आजाद बनाने की कोशिश जो है उनकी जो रही है वो बात भी जो है बड़ी समीचीन लगती है। बड़े बड़े जो व्यापार है उन व्यापारों का भी कोई महत्व नहीं है ऐसा वो मानते थे। जैसे उन्होंने कहा कि बड़े बड़े मशीन आते हैं तो एक मशीन 100 लोगों का काम अगर हर लेता है तो फिर क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो है हम लोगों को करने चाहिए और इन कुटीर उद्योगों में हम देखेंगे कि जैसे चरखा चलाना है, गुड़ बनाना है, मोमबत्ती, जलाई कागज, ये सारी सारी छोटे छोटे जो सारी बातें थी उद्योग जो है वो उद्योग बढ़ने चाहिए इस देश में, ऐसा उनको लगता था। कुटीर उद्योग ये भी आज भी इस प्रकार की स्थिति है कि छोटे छोटे उद्योग, अभी कई विश्वविद्यालयों ने हम लोगों को ऐसा दिखाई देता है, वो सारे के सारे विश्वविद्यालय छोटे छोटे उद्योगों को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसे छात्र तैयार कर रहे हैं जो छोटे उद्योग उसको अपना कर अपना खुद का व्यवसाय कर अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। उनके जो शैक्षणिक जो विचार है वो शैक्षणिक विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है, बुनियादी है। उन्होंने, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं मिलती तब तक मनुष्य संपूर्ण नहीं हो सकता है। वो मानसिक, शारीरिक, नैतिक, आर्थिक दृष्टि से जो है उसको शिक्षा देना बहुत बहुत जरूरी है। बुनियादी शिक्षा की एक अनुपम भेंट जो है उन्होंने यहाँ पर दी हुई है, ऐसा दिखाई देता है। उनके 4 हिस्से हैं। पहली पूर्व बुनियादी शिक्षा, यानी बच्चों आज जो जिसे प्री प्राइमरी या प्राइमरी कहते हैं हम लोग, उसमें बच्चों के विकास की दृष्टि से होने वाली जो शिक्षा है वो शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2 बुनियादी शिक्षा, 3 उत्तर बुनियादी शिक्षा और 4 है प्रौढ़ शिक्षा। लेकिन पहली 2-3 शिक्षाओं पर अमल हुआ, उस प्रकार से शिक्षा पद्धति बनी, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा को लेकर काफी मतभेद होते रहे, काफी विचार विमर्श होता रहा, अलग अलग विचार जो है उस पर चलते रहे, वो पूर्ण रूप से उनके विचार जो है वो अपनाए नहीं गए, एक नए सिरे से नए विचार जो है वहां पर गए। मैंने जो ये सारे बिंदु बताए हैं आप लोगों को, ये सारे के सारे बिंदु अत्यंत विचारणीय है। ये अगर इस पर अगर हम अमल करते हैं निश्चित रूप से ये सारे बिंदु हम लोगों को चिरंतन दिखाई देते हैं, शाश्वत है, व्यावहारिक है, समसामयिक परिप्रेक्ष्य में अत्यंत प्रासंगिक है और इसे ही हम सब लोगों को अपनाना है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझे रुकना चाहिए और मेरी बात को जो है वो समाप्त करना चाहिए। आप सब लोग बड़ी शांति के साथ इन बिंदुओं को सुन रहे थे, गांधी जी के जीवन के इस व्यक्तित्व को और उनके कृतित्व में से निकले हुए इन बातों को एक दर्शन के रूप में देख रहे थे। ये सारा के सारा दर्शन, ये सारा के सारा गांधीवाद हमारे लिए अत्यंत समसामयिक है, अत्यंत प्रासंगिक है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने गांधी जी के इन्हीं विचारों को सम्मुख रखा जो वर्तमान समय की मांग है, वर्तमान समय में बड़े प्रासंगिक लगने लगते हैं। निश्चित तौर पर ही आज के समय में राजनीतिक व्यक्तियों में नैतिकता का अभाव तो दिखाई देता है। धर्म राजनीति की नींव तो रखता ही है, साथ में राजनीति पर प्रभाव भी डालता है। जिस प्रकार से निरपेक्षता की संतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए।
हेलो। हाँ, आ रही है, अब बोलिए। हाँ बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर ही आज के मुख्य अतिथि ने अपने विचारों को इस मंच के सम्मुख रखा है। वर्तमान समय में राजनीतिक व्यक्तियों का या व्यक्तियों के संबंध में कहेंगे कि नैतिकता का अभाव तो दिखाई देता है। भले ही राजनीति में धर्म अपना प्रभाव दिखाई देता है, साथ ही गांधी जी ने धर्म निरपेक्षतावादी विचारों की नींव तो रखी है, उनके दर्शन भी दिए हैं, साथ ही विश्व कल्याण की कामना, विश्व शांति की भावना आज कितनी जरूरी है, इस बात को लेकर भी मुख्य अतिथि ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। और गांधी जी ने बताए हुए रास्तों पर हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए और हमारे जीवन के जो लक्ष्य है उन्हीं लक्ष्यों तक हमें पहुंचना चाहिए। आदर्श राज्य की कल्पना करना चाहिए। जो जीवन की अभिलाषाएं हैं, ऐसी अभिलाषाओं को हमें सचेत रूप में प्राप्त करना चाहिए, ये बताने की कोशिश की गई दिखाई देती है। जैसे कि उस समय में बेरोजगारी आर्थिक स्थितियां थी, वैसी ही स्थितियां वर्तमान समय में दिखाई देती है। उसमें किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं आया, परंतु आज भी यह गांधी जी के विचार प्रासंगिक लगने लगते हैं। समाज व्यवस्था में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ, यह स्वच्छंद रूप में व्यक्ति अपना जीवन करने लगा है। इसी तरह से समाज में एक तरह से विघटन की स्थिति निर्माण होती दिखाई दे रही। और इन्हीं दृष्टिकोणों को देखते हुए गांधी जी कहते हैं, ब्रह्मांड में जिस तरह से प्राकृतिक घटना और मानवीय व्यवहारों में या उसकी आपदाओं में, भौतिक आपदाओं में निश्चित तौर पर एकमात्र मूल कारण या कुछ खास परिवर्तन होने लगता है, उस पारस्परिक संबंध में मेरा जीवंत विश्वास तो है और उसी विश्वास के कारण मैं ईश्वर अधिकाधिक निकट जाता हूँ और इसी कारण मुझ में विनम्रता आई है। ऐसी यह विनम्रता जिस प्रकार से उनमें आई है और वे जिस प्रकार से ईश्वर के सम्मुख उपस्थित होते हैं, ठीक उसी तरह से मैं तैयार हुआ हूँ और समस्त व्यक्तियों को तैयार होना चाहिए। यही कल्पना, यही धारणा आपके वक्तव्य से दिखाई देती है। तो इस संगोष्ठी की अगली कड़ी को जोड़ते हुए संगठन की सम्माननीय सदस्य डॉक्टर कोयल विश्वास जी से मैं यह अनुरोध करता हूं कि वे विश्व हिंदी संगठन के उद्देश्यों को आज के वक्ताओं के सम्मुख तथा प्रतिभागियों के सम्मुख रखें। आदरणीय कोयल विश्वास जी। शुभ संध्या। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ आ रही है मैम, आवाज आ रही है। हाँ जी, सबको नमस्कार। आज के जिस दिन में हम लोग मिले हैं, ये वास्तव में एक बहुत ही दुख का दिन है और क्योंकि एक ऐसे इंसान के बारे में हम लोग संगोष्ठी कर रहे हैं जिन्होंने अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनी जान दे दी थी। और देखिए, जब हम लक्ष्य की बात करते हैं, लक्ष्य के पहले आता है उद्देश्य। हर संगठन का अपना उद्देश्य होता है, क्योंकि उद्देश्य वो कड़ी होती है जो एक एक करके लक्ष्य तक हमें पहुंचाती है। और मैं आपके सामने बिल्कुल संक्षिप्त रूप में विश्व हिंदी संगठन के उद्देश्य को प्रस्तुत करना चाहूंगी। 19 जुलाई 2020 में ये विश्व हिंदी संगठन की स्थापना हुई थी और आप समझ सकते हैं कोरोना के वो समय जब हम लोग सब घर में बंद थे, हमें जूम या गूगल मीट या बाकी चीजें इतना हमें इनके बारे में पता नहीं था। ऐसे समय पे हम लोगों ने एक आभासी पटल पर डॉक्टर आलोक रंजन पांडे जी के अध्यक्षता में इस संगठन की नींव रखी और देखते ही देखते जो संगठन 10-15 लोगों से शुरू हुई, देखते ही देखते वो आज हजारों की संख्या तक पहुंच गई।
उद्देश्य हमारा इतना ही है कि हम सतत रूप से हिंदी के लिए कार्य करते रहे, और सिर्फ हिंदी के लिए नहीं, हिंदी के साथ जुड़ी उन तमाम बोलियों का भी संरक्षण करें जो धीरे धीरे लुप्त प्राय की स्थिति में हैं। हम लोगों ने अनुवाद पर काम करना शुरू किया है, क्योंकि जैसे कि आप समझ सकते हैं, इस संगठन में जो सक्रिय रूप से 50 सदस्य है और उसके साथ जो हमसे जुड़े हुए 1800 सदस्य हैं, जिनकी संख्या हर संगोष्ठी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। और आप लोग जो हमसे आज जुड़े हुए हैं, आप भी हमसे जुड़िए, क्योंकि आपको भी हम लोग बिल्कुल मुक्त हस्त से, हृदय से हम आपका अभिवादन करते हैं। हम अपने संगठन में आपको सम्मिलित करने के लिए भी इच्छुक है। तो हम लोगों ने शुरुआत किया था फणीश्वर नाथ रेणु जी के उनके जन्म वर्ष था, और हमने उनकी संगोष्ठी से शुरू की थी। और देखते देखते हमने हर उन साहित्यकारों पर संगोष्ठियां की, कम से कम एक परिचर्चा तो हमने किया ही है। और कल शाम हम लोगों ने बहुत सुंदर कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय जी के एक पुस्तक का लोकार्पण भी किया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर चित्रा मुदगल जी पधारी थी। तो हमारा उद्देश्य है हम सब हिंदी से जुड़े रहे, जो हमारी भाषा है, जो हमारी पहचान है, और जिसके साहित्य में इतनी सारी चीजें हैं, इतनी मोतियां हैं जो अब तक हम लोगों को चुनने का मौका नहीं मिला। और सिर्फ यही नहीं, लोक साहित्य के भी जितनी कड़ियां हैं, लोक साहित्य को भी हम लोग मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हम अपनी भाषा को लेकर ऊंची उड़ान भरे, विश्व स्तर पर हम पहुंचे, अपने संगठन को पहुंचाए। आप लोग हम सबसे जुड़े रहे, हमें अपना सपोर्ट देते रहे, और हम जैसे जैसे कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़े, आप हमसे जुड़े रहिए। यही हमारा उद्देश्य है। नमस्कार। धन्यवाद कोयल मैम। संगठन किस उद्देश्य को लेकर स्थापित हुआ है, अपनी अकादमिक गतिविधियों को चला रहा है, इससे आज के प्रमुख वक्ताओं को तथा सभी मान्यवरों को अवगत करा दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही प्रोटोकॉल को थोड़ा सा तोड़ते हुए कुछ आवश्यक कारणों के कारण आज के हमारे एक वक्ता जुड़ नहीं पाई थी। आदरणीय ममता यादव जी से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि वे आए और अपने विचारों को रखें। सबसे पहले उनके संबंध में परिचय देते हुए मैं कहता हूं, एनसीईआरटी दिल्ली में निरंतर अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य करती रही, कई पत्र पत्रिकाओं में अपने शोधालेखों को प्रकाशित करती रही। एक उत्तम वक्ता के तौर पर परिचित ममता यादव जी आज हमें इस मंच के माध्यम से सभी प्रतिभागियों को, वक्ताओं को अपने विचारों से लाभान्वित करेंगे। मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय ममता यादव जी। हाँ, धन्यवाद संतोष सर। बीच में मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगी कि उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगी कि मैं SCERT दिल्ली में हूँ, NCERT में नहीं हूँ, तो SCERT दिल्ली में हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सर। और यहाँ पे उपस्थित हमारे जो मुख्य अतिथि, विशिष्ट वक्ता, संगठन के सभी सदस्यों और जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, उन सभी को पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगी। और सभी का मेरा तहे दिल से नमस्कार। और इस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आज अभी जैसा पहले मैं पूरा तो नहीं सुन पाई थी, पूरी तरह से नहीं जुड़ पाई थी, लेकिन जितना भी मैंने सुना उसमें गांधी जी के हर पहलू पे चर्चा हुई है, चाहे वो एक राजनीतिक के रूप में हो या समाज सुधारक के रूप में हो या एक अर्थशास्त्री के रूप में हो, या अगर हम मानना चाहें तो गांधी जी के जीवन में जितने भी हमारे पहलू हैं या पक्ष हैं वो सभी समाहित हैं। लेकिन इन सब की जो जितने भी पक्ष हैं, इन सबको हम कैसे अपने जीवन में पा सकेंगे उनके विचारों के द्वारा, तो उनके विचारों को हम जानेंगे तो तभी हम उनके विचारों को अपने सभी जीवन में अपना सकते हैं। लेकिन ये संभव कैसे है? ये सारी चीजें संभव है शिक्षा के द्वारा। गांधी जी का ऐसा सपना भी था कि हमारा जो समाज हो वो एक
शोषण विहीन समाज हो, जहाँ पे किसी का किसी भी तरह से, चाहे वो जाति को लेके हो, वर्ग को लेके हो, या फिर हमारा रंग को लेके हो, कद को लेके हो, किसी भी प्रकार से जो हमारा समाज हो, शोषण, समाज में किसी व्यक्ति का शोषण ना हो। अब उसके लिए जब तक व्यक्ति जागरूक नहीं होगा या अपने अधिकारों को नहीं जानेगा या अपने कर्तव्यों को नहीं पहचानेगा, तब तक शायद ये जो समाज है शोषण विहीन समाज नहीं कहलाएगा। इन सब चीजों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? शिक्षा। हम सभी को जानते भी हैं कि जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक जो गांधी जी का सपना था, कुछ पूरा हुआ था, कुछ बाकी था, जो पूरा हुआ था उसको भी और जो बाकी था उसको भी हम आगे ले जा सकेंगे शिक्षा के द्वारा ही। तो आज मेरी जो चर्चा का विषय है कि गांधी जी एक शिक्षा शास्त्री के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि मैं शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़ी हुई हूँ, एक स्ट्रीम टीचर एजुकेशन है तो उससे जुड़ी हुई हूँ। तो इस कारण भी मैं गांधी जी को एक शिक्षा शास्त्री के रूप में यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगी। उससे पहले गांधी जी के जीवन दर्शन की बात करते हैं। तो गांधी जी का जो जीवन दर्शन था वो गीता पर आधारित था। वो गीता को गीता माता के रूप में जानते थे, गीता को एक गीता माता की भी संज्ञा देते थे। और जो कुछ दार्शनिक या शिक्षा शास्त्री उनको मानते थे कि वो पाश्चात्य जो दर्शन है उससे प्रभावित था उनका जीवन। लेकिन आगे हम देखते भी हैं और ऐसा पढ़ा भी है कि उन्होंने किसी दर्शन को, किसी पाश्चात्य दर्शन को ही नहीं बल्कि उनमें सभी दर्शनों का, चाहे वो भारतीय दर्शन है या फिर पाश्चात्य दर्शन है, उन दोनों का ही सार मिलता है उनके जीवन में। और उनके जो पुस्तकें हैं या रचनाएं हैं उसमें भी देखने को मिलता है। इसीलिए उनके जो दर्शन है सर्वोदय दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। और दर्शन में हम कई सारी चीजें, जैसे कि रियलिटी क्या है या सत्य क्या है, ज्ञान क्या है या मूल्य क्या है, तो इसके बारे में भी गांधी जी के विचार थे कि वो ऐसा मानते थे कि गांधी जी का जो व्यक्तित्व था, अगर आदर्शवादी विचारधारा की बात करें तो गांधी जी का जो व्यक्तित्व था वो आदर्शवादी विचारधारा से प्रेरित था। और जो उनका व्यवहार था वो एक प्रयोजनवादी था। वो अपने विचारों से तो आदर्शवादी थे लेकिन जो उनका व्यवहार था वो प्रयोजनवादी था। आदर्शवादी का मतलब ये है कि हमें हर तरह की, जैसे शोषण विहीन समाज था कि उन्होंने कामना की थी, तो अगर हम हर व्यक्ति का आदर करेंगे, उसके विचारों का, जब उसके व्यक्ति का आदर करेंगे, उसके विचारों का आदर करेंगे, तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। प्रयोजनवादी विचारधारा का आशय ये था कि जो चीजें मनुष्य के लिए उपयोगी हैं वो किसी भी प्रकार से हो सकती हैं, वो चीजें हम अपने जीवन में उतारें, तो तभी हम एक जो सपना था उसको हम साकार कर पाएंगे। शिक्षा में बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो हमारा शिक्षा दर्शन था पहले वो 3R मीन्स रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक पे आधारित था। लेकिन गांधी जी ने ऐसा माना कि हमारी जो शिक्षा है वो 3R पर ना आधारित होकर बल्कि वो 3H पर आधारित हो। 3H का अर्थ है कि हेड, हार्ट और हैंड। हम बच्चे का सिर्फ दिमाग या मस्तिष्क ही विकसित ना करें बल्कि उसके साथ उसको कार्यशील बनाए, क्रियाशील बनाए और उसके मस्तिष्क का भी विकास करें। और जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज में भावात्मक रूप से जुड़ा होता है तो उस कार्य को बहुत अच्छे से करना चाहता है। जैसे विश्व हिंदी संगठन की बात करें तो अगर मैं उससे या हम सभी उससे भावात्मक रूप से जुड़े हैं, इसलिए हम उसको सुनना चाहते हैं, उसकी जितनी गतिविधियां हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं और उससे जुड़ना भी चाहते हैं। उसी तरह से इन्होंने कहा कि शिक्षा में 3H, मस्तिष्क का भी विकास हो, उसके साथ विद्यार्थी या शिक्षा ग्रहण करने वाला
वो कुछ क्रियाशील भी हो और उसके साथ उसके दिल का या उसके भावों का भी विकास हो, तभी वो अपने आप को शिक्षा से जोड़ पाएगा और समाज से जोड़ पाएगा। तो उन्होंने एक शिक्षा से उन्होंने ये भी माना कि व्यक्ति क्या हो, एक स्वावलंबी बने, और जब व्यक्ति स्वावलंबी होगा तभी अपने देश को मजबूत बना पाएगा। अब गांधी जी के दर्शन की बात हो रही है, तो दर्शन में जैसा मैंने पहले भी कहा कि सत्य क्या है, इसके बारे में गांधी जी का जो मानना था वो गीता को ही सर्वनाम या सर्वोच्च मानते थे। इसीलिए वो गीता माता भी कहते थे, क्योंकि हम सभी का ऐसा मानना है, या हो सकता है कि कुछ लोग इससे असहमत भी हो, कि जो एक माँ होती है उसके पास हर समस्या का समाधान होता है। किसी भी प्रकार से वो अपने बच्चे को दुखी नहीं करना चाहती है। तो उन्होंने उसकी संज्ञा दी कि गीता में हर प्रकार की समस्या, चाहे वो उसके व्यक्तिगत जीवन से हो, सामाजिक जीवन से हो, राजनीतिक जीवन से हो, आर्थिक जीवन से हो, किसी भी प्रकार का जो जीवन है व्यक्ति का, उसमें जितनी भी समस्याएं हैं वो गीता में दी गई हैं। और जितने भी चाहे सत्य के बारे में जानना है तो हम सबको अपने जीवन में एक बार गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए। अब उन्होंने कहा था कि जो गीता को क्योंकि मानते थे वो, तो उन्होंने कहा कि गीता में 2 चीजें कही गई। कौन-कौन सी चीजें? एक पुरुष के बारे में और एक प्रकृति के बारे में। तो यहाँ पर गांधी जी के अनुसार जो पुरुष था, उन्होंने पुरुष को एक ईश्वर की संज्ञा दी। अब ईश्वर की संज्ञा क्यों दी? क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान बनता है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति अगर अपने आचरण को, आचार, विचार, व्यवहार, इन सबको अगर सुनियोजित रखे तो एक महान व्यक्ति बन सकता है। और उसके साथ प्रकृति का अर्थ था कि एक पदार्थ जो भौतिक संसार है, उसके बारे में। तो उनका कहना भी था कि जो फिर ईश्वर के बारे में उन्होंने बताया कि ईश्वर की श्रेष्ठता 2 बातों में स्पष्ट होती है कि पहले वो या हम व्यक्ति को मान सकते हैं कि वो प्रकृति के कण-कण में व्याप्त है। और लेकिन एक चीज़ और भी कही कि प्रकृति जो है ईश्वर तो व्याप्त है प्रकृति में, लेकिन जो प्रकृति है वो ईश्वर में व्याप्त नहीं है। और दूसरी बात ये भी उन्होंने कही, इस जगत अगर इस जगत के सत्य के बारे में कहें तो उन्होंने माना कि जो ईश्वर है वो जगत का निर्माण करता है, वही पालन करता है। तो इसीलिए गांधी जी ने ईश्वर को सत्य माना। क्यों? क्योंकि वो परिवर्तनशील भी है और सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए ईश्वर को उन्होंने अपरिवर्तनशील माना। और प्रकृति, चाहे वो मनुष्य की प्रकृति के बारे में हो, और मनुष्य को उन्होंने ईश्वर इसलिए माना क्योंकि जो मनुष्य की आत्मा है, ऐसा हमने गीता में पढ़ा भी है कि आत्मा अजर अमर है, तो उन्होंने मनुष्य के आत्मा के विषय में कहा था। लेकिन मनुष्य की प्रकृति के बारे में कहा कि अगर उसकी प्रकृति जो है वो बदलती रहती है, उसका स्वभाव बदलता रहता है, वैसे ही जो हमारी प्रकृति है वो भी जितनी ऋतुएं होती हैं उनके अनुसार बदलता रहता है, तो वो सत्य नहीं है। एक समय अगर गर्मी है तो दूसरे समय सर्दी हो। तो इसलिए चाहे वो मनुष्य की प्रकृति थी या एक प्रकृति की बात करते हैं वो, उन दोनों को उन्होंने अपरिवर्तनशील कहा था। उसी तरह से ज्ञान के लिए भी बताया उन्होंने कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है, संसार को भी 2 भागों में बाँटा उन्होंने कि एक भौतिक संसार है, दूसरा आध्यात्मिक संसार है। और मैंने अभी ऊपर भी चर्चा की थी कि उनकी जो विचारधारा थी वो आदर्शवादी थी। तो इसलिए उन्होंने आदर्शवाद, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम की बात करता है, तो उन्होंने कहा कि जो आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति है वो गीता का पाठ करने से, भजन कीर्तन सत्संग द्वारा भी किया जा सकता है। गीता का पाठ करने से हम आध्यात्म की प्राप्ति कर सकते हैं।
उसके लिए उन्होंने कहा कि अब हमें कैसे प्राप्त होगी, जब तक कि हमारे शरीर, मन और आत्मा इन तीनों का योग नहीं होगा, तब तक हम आध्यात्म की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से उन्होंने जो उनकी ज्ञान को भी भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताया, और मूल्य को, गांधी जी के मूल्यों की हम बात भी करते हैं, तो जो उन्होंने एकादश व्रत की बात की कि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह, अभय, अस्पृश्यता निवारण, सर्वधर्म समभाव, विनम्रता आदि के पालन पे उन्होंने जोर दिया था। तो ये सारे मूल्य जो हैं हमारे, ये हम सभी के जीवन में होना चाहिए, ये आवश्यक है। जब तक हम इस जितने भी हमारे एकादश व्रत हैं इनका पालन नहीं करेंगे, तब तक हम ना इस संसार में सही प्रकार से अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभा सकेंगे, और ना ही हम अपने आध्यात्मिक जीवन को आध्यात्म युक्त बना पाएंगे। और उसके बाद मैं बात करना चाहूंगी कि गांधी जी ने जो एक शिक्षा का क्या जो संप्रत्यय था उसके बारे में क्या कहा, कि जो उन्होंने शिक्षा को केवल साक्षरता को ही शिक्षा नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि साक्षरता और शिक्षा दोनों, साक्षर होना ही शिक्षा नहीं है। अगर आपको केवल अक्षर ज्ञान है तब आप शिक्षित नहीं कह सकते, जब तक कि आप एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे, एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना सहयोग नहीं देंगे, जब तक कि आप अपने देश के किसी काम नहीं आ सकते हैं, दूसरों के काम नहीं आ सकते हैं, तब तक आप साक्षर तो हैं, आपको अक्षर ज्ञान तो है, लेकिन आप शिक्षित नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो शिक्षा है उससे कहने का अर्थ है कि बालक है या कोई बच्चा है तो उसके शरीर का विकास तो करें ही करें, लेकिन उसके साथ उसके मन और आत्मा का भी विकास करें। जब तक हम शरीर, मन और आत्मा इन तीनों के विकास का एक संयोग नहीं होगा, तब तक व्यक्ति जो अब उसका जीवन है वो अपने जीवन के उद्देश्यों को नहीं प्राप्त कर सकता है। शिक्षा हमारी बालक के तीनों जो शरीर, मन, आत्मा है उसका विकास करे। उसके साथ अब उसके जो शिक्षा के हमारे उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति कैसे होगी, तो गांधी जी के जो शिक्षा का एक शैक्षिक विचार कहा जाता है, तो शैक्षिक विचारों में उन्होंने कहा कि शिक्षा के जो उद्देश्य होने चाहिए वो किसी बालक के या व्यक्ति के जो उसका शारीरिक कि व्यक्ति का शारीरिक विकास नहीं होगा तब तक व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न पक्षों को नहीं जी पाएगा, जिसको कि हम सभी ने अभी ये कोरोना काल में देखा भी है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जो स्वास्थ्य है वो सर्वोत्तम रहे, किसी भी प्रकार से उसमें उसके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना हो या कोई गड़बड़ी ना आए। थोड़ा सा भी, अभी हम सबने भी देखा, थोड़ा सा सर्दी जुकाम होता था या थोड़ा सा बुखार आता था तो सब परेशान हो जाते थे। वो चीज आज भी हमारे ऊपर लागू होती है कि शारीरिक विकास हो, स्वस्थ शरीर रहे तभी स्वस्थ जो मस्तिष्क होगा उसका विकास होगा। उसके साथ मानसिक और बौद्धिक विकास की भी बात की। शिक्षा हमारी ऐसी हो कि व्यक्ति के जो मानसिक और बौद्धिक विकास है उसका भी विकास कर सके, व्यक्ति तर्कशील बन सके। ऐसा ना हो कि कोई हमें गलत बातें बता रहा है तो हम गलत बातें भी सीखें, और कोई अच्छी बातें बता रहा है तो हम अच्छी बातें तो हमें सीखनी ही चाहिए, लेकिन व्यक्ति एक तर्कशील प्राणी बने, चाहे वो बच्चा है या कोई व्यक्ति है, क्योंकि उन्होंने कहा था शिक्षा अर्जित करने की कोई उम्र नहीं होती है, तो चाहे बालक है वो या कोई प्रौढ़ व्यक्ति है या वृद्ध व्यक्ति है, उसका विकास हो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। उसी तरह से अगर हम जो हमारी शिक्षा ऐसी है कि समाज का निर्माण ना करें, सामाजिक जो विकास है वो बालक का ना करे, तो हमारी शिक्षा के जो एक पहलू है वो छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, समाज में उठना बैठना है हमारा, समाज में
होती हैं। हम सोच सकते हैं या कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि अगर हमारे आसपास कोई व्यक्ति ना हो तो वो समाज हमारा कैसा होगा। व्यक्ति होना चाहिए, कोई हमारे आसपास हो, चाहे उसकी आवाज ही आती रहे, तब हमें अच्छा लगता है, सुकून भी मिलता है। लेकिन अगर हम ऐसे समाज की कल्पना करें कि जहाँ पे सिर्फ आप अकेले हैं, वहाँ कोई भी नहीं है, तो शायद वो जीवन हम नहीं जी पाएंगे। सांस्कृतिक विकास भी बहुत जरूरी है। हम सभी अपने कल्चर को जाने, अपने संस्कृति को जाने, अपने देश की संस्कृति को जाने। और ये कैसे संभव है? जब हमारी शिक्षा में ये सारी चीजें समाहित होंगी तो। और शिक्षा ऐसी भी हो कि हमारे जो नैतिक विकास है, अगर बालक का चारित्रिक विकास या नैतिक विकास नहीं होता है तो वो व्यर्थ है उसका जीवन। अगर हम अच्छा आचरण ना करें इस संसार में या इस जो हमारा समाज है, तो शायद हमें कोई पसंद नहीं करेगा। तो वही चीज है कि अच्छे आचरण का जो विकास होगा वो कैसे होगा? वो हमारी शिक्षा के द्वारा ही होगा। और उसके साथ शिक्षा हमारी ऐसी हो जो बालक को या किसी व्यक्ति को व्यवसाय करने के योग्य बनाए। जब तक कि व्यवसाय नहीं कर पाएगा व्यक्ति, वो अपनी जीविका उपार्जन कैसे कर पाएगा? और उसके साथ पहले भी हमने बताया कि आध्यात्मिकता को भी उतना ही महत्व दिया उन्होंने। बिना आध्यात्म के हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये जितने भी हमारे, इसके अलावा शिक्षा के जितने भी उद्देश्य हैं, अगर ये सब बच्चे को या किसी बालक को बचपन से ही पढ़ाया जाए और उसको बताया जाए, तो जब बालक एक उम्र को या एक उम्र सीमा को पार करेगा, पहुंचेगा वो, तो वहां पर एक अच्छा नागरिक बन पाएगा। अब इन शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यचर्या का भी होना जरूरी है, अनुशासन का भी होना जरूरी है, और उसके लिए एक योजना भी जरूरी है। अब अनुशासन के लिए उन्होंने कहा, गांधी जी ने, कि शिक्षक को ऐसा ना हो कि बच्चे पर एक दबाव डाले, बल्कि शिक्षक अपने व्यवहार से, जो उसका व्यवहार हो, क्योंकि वो बच्चे शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण करते हैं। हम सब ऐसा मानते हैं कि छोटे बच्चों को अगर हम देखते हैं तो देखते हैं कि वो अपने जो उसके एक जो प्रिय शिक्षक होते हैं उनके जैसा ही वो बनना चाहता है, उनके जैसा ही बोलना चाहता है, अपने व्यवहार भी करना चाहता है। तो अगर हम क्योंकि हम सब यहाँ पे किसी ना किसी जो हमारा एक शिक्षा जगत से जुड़े हैं, और जितने लोग जुड़े हैं मुझे लगता है कि वो सभी अपने इसी उससे जुड़े हुए हैं। तो एक शिक्षक के रूप में हम अपने आचार से, व्यवहार से, विचार से बच्चों को प्रभावित करते हैं। तो हमें अपने आचार, व्यवहार, विचार, उन सभी चीजों में इन चीजों का को दिखाना चाहिए कि बच्चा वही चीज सीखे जिसके लिए वो बना है। जबरदस्ती उसके ऊपर हम अनुशासन ना थोपें, उसको डराएं नहीं, धमकाएं नहीं, बल्कि हम अपना आचरण इस तरह से रखें कि वही चीज बच्चा सीखे। अब उसके लिए फिर उन्होंने कहा कि अनुशासन के साथ उन्होंने शिक्षा के अन्य पक्षों की भी बात की है, कि चाहे वो जन शिक्षा है, क्योंकि आजादी से पहले हमने देखा था कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ नहीं थी, हर किसी को शिक्षा नहीं मिल पाती थी, बल्कि समाज का जो एक उच्च वर्ग था या तो वही शिक्षा प्राप्त कर पाते थे, और जिन लोगों को शिक्षा मिली वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो एक पढ़े लिखे सिर्फ क्लर्क बनाना था उनको, ऐसा नहीं था कि हमें भारत को शिक्षित करना था। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी जन शिक्षा है, जब तक हमारा जन जन शिक्षित नहीं होगा तब तक हमारे जो हमारा समाज है उसका एक समाज, जो स्वस्थ समाज है, उसका निर्माण नहीं हो पाएगा। स्त्री शिक्षा पे भी उतना ही जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्त्री शिक्षा भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि पुरुषों को शिक्षा मिलती है। अगर समाज, क्योंकि दोनों समाज के पहलू हैं, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, एक वर्ग को हमने शिक्षित किया और एक को नहीं किया तो जो हमारा एक संतुलन है समाज का वो बिगड़ जाएगा, वो नहीं बन रह पाएगा। इसीलिए स्त्री और पुरुष दोनों को शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां भी ऐसी थी
अगर एक शिक्षित होता, हमने देखा भी, हम सभी ने पढ़ा भी और देखा भी कि चाहे वो पिक्चरों में देखा हमने या किसी कहानी के माध्यम से या पढ़ा कि जो हमारे आज़ादी दिलाने में महिलाओं का भी उतना योगदान था। तो उसमें शिक्षा का मतलब सिर्फ यही नहीं कि साक्षर बनाना था, उसमें उनके मस्तिष्क का भी विकास करना था, तर्कशील बनाना था, वो निर्णय ले सके। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि महिलाओं ने भी उतनी ही भागीदारी दिखाई जितनी कि पुरुषों ने दिखाई थी। सहशिक्षा की बात थी कि जैसा हमने मुगल काल में देखा भी था कि उस समय जो शिक्षा थी उसमें वो किसी भी कारण से महिलाओं को शिक्षा से, उस समय महिलाओं की शिक्षा में इतनी उन्नति नहीं हो पाई थी। लेकिन उन्होंने कहा, फिर आगे हमने देखा कि गांधी जी का मानना था कि सहशिक्षा ज़रूरी है। स्त्री और पुरुषों का या बालक और बालिकाओं का की शिक्षा एक साथ होनी चाहिए, तभी एक दूसरे के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अगर अलग-अलग शिक्षा होती है, तो शायद एक दूसरे के साथ संतुलन स्थापित करने में कठिनाई आती है। व्यावसायिक शिक्षा की भी बात की, धर्म शिक्षा की भी बात की कि सिर्फ ऐसा नहीं था कि एक ही धर्म की शिक्षा की बात की। उन्होंने कहा जो जिस धर्म से संबंधित है, उससे उस धर्म की शिक्षा को अर्जित करना चाहिए और उसके जो सार हैं, उन तत्वों को जानना चाहिए। और एक जो शिक्षा है उनकी राष्ट्रीय शिक्षा, जिससे हम सभी परिचित होंगे, उसको बेसिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, वार्धा शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, उसको अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। तो हमने देखा कि जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी, उसके साथ गांधी जी ने तत्कालीन जो शिक्षा थी उसमें सुधार के लिए भी प्रयास किए और 1921 में उन्होंने अपने साथियों के साथ में एक राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की। और लेकिन वो 1921 में पास नहीं हो पाई और उसको एक मूर्त रूप नहीं मिल पाया। लेकिन हम देखते हैं कि 1937 में भारत के सभी राज्यों में एक सरकार का गठन हुआ और उसमें 11 में से 7 जो प्रांत थे, उसमें कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने और अक्टूबर 1937 में वार्धा में एक डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा थी, जिसको वार्धा शिक्षा, बेसिक शिक्षा के नाम से जानी जाती है, वो एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई उसमें। अब उसमें क्या हुआ कि जैसा हम देखते हैं, चाहे हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बात करते हैं, तो अभी देखते हैं हम कि बेसिक शिक्षा में भी जो 7 से 14 वर्ष के बच्चे थे, उन सभी को एक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की बात की। और अभी हम नई शिक्षा नीति 2020 की बात करते हैं, तो उसमें भी कहा गया कि जो हमारी शिक्षा है बच्चे की, वो मातृभाषा में होगी। तो उस समय 1937 में ही गांधी जी ने कहा था कि क्योंकि उस समय जो शिक्षा का माध्यम था, वो अंग्रेजी माध्यम था। तो गांधी जी ने कहा कि अगर एक बच्चे की जो मातृभाषा है, हम अंग्रेजी रटा तो सकते हैं बच्चे को, लेकिन उसकी समझ, उसकी तर्क क्षमता नहीं बढ़ा सकते हैं जब तक कि हम बच्चे को उसकी मातृभाषा में नहीं सिखाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। तो उसी प्रकार से बेसिक शिक्षा की जो रूपरेखा थी, उसमें कहा गया कि शिक्षा का जो माध्यम होगा, वो मातृभाषा होगा। और जैसा अभी कुछ समय पहले ही मैंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी ये बात की गई और उसमें सोची गई ये बात, ये बहुत अच्छी बात है। जब ये पहले से ही एक प्रस्ताव दिया गया था, तो उसी समय से अगर ये लागू हो जाता, तो बहुत से ऐसे जो बच्चे हैं, जैसा हम देखते हैं कि जनरली क्या होता है कि हम दबाव में आके वो पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमारी समझ विकसित नहीं हो पाती है। फिर आगे क्या होता है कि हम समझ नहीं विकसित होने की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि पीछे रह जाते हैं। तो रट के हम लिख तो सकते हैं, लेकिन समझ विकसित नहीं कर सकते। तो एक प्रबुद्ध वर्ग जो है, वो उसका निर्माण होता रहता तब से ही। उसके साथ उन्होंने कहा था कि जो शिक्षा होगी, वो उसके माध्यम से जब बच्चा
एक शिक्षा अर्जित कर रहा है, उस समय से ही बच्चे को किसी ना किसी शिल्प के बारे में बताया जाए, किसी ना किसी लघु उद्योग से जोड़ा जाए। इस तरह की चीज़ों को निर्मित करना सिखाया जाए कि बच्चा ऐसा ना हो कि सिर्फ़ बच्चे ने पढ़ाई कर ली, लेकिन उसकी जो शिक्षा अर्जित करने के बाद उस चीज़ों को हम अपने व्यावहारिक जीवन में लागू नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमने बच्चे को उसके शिक्षा के साथ-साथ उसको किसी न किसी व्यवसाय से जोड़ा, किसी लघु उद्योग से जोड़ा, तो बच्चा पढ़ने के साथ-साथ अपनी जीविका को भी कमा सकेगा। ऐसा क्यों सोचा था उन्होंने? क्योंकि उस समय हम समाज में देखते थे और आज भी देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत गरीबी है, बहुत लाचारी है। तो वो चीज़ थी कि बच्चा पढ़ने के साथ अपने परिवार की जो सहायता है वो कर सके, परिवार में सहयोग दे सके, तो इसलिए भी कहा था उन्होंने। और उसके साथ उन्होंने कहा था कि जैसे बच्चे की कहीं न कहीं आर्थिक जो मदद है, वो भी शिक्षा के द्वारा मिल पाएगी। और जो उनका शिक्षा एक आत्मनिर्भर भी बना सके, जो शिक्षा थी उनकी, बेसिक शिक्षा के जो सिद्धांत थे, शिक्षा थी वो आत्मनिर्भर बनाने के योग्य होना चाहिए बच्चे की। और ऐसा ना हो कि शिक्षा उसको जीवन से ना जोड़े। जैसा कि हम सब आज देखते हैं और एनसीईआरटी के, एससीईआरटी के बहुत लर्निंग आउटकम्स बने हैं और उसमें हम सब ने देखा भी है और हम बच्चों को बताते भी हैं कि बच्चों को जो हम उदाहरण बताते हैं, वो उनके जो व्यक्तिगत जीवन है या उनके जो डेली प्रतिदिन के जो जीवन जीते हैं वो उससे जोड़कर होना चाहिए। ऐसा ना हो हमारी शिक्षा की हम पाठ में कुछ और पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चा उसको अपने जीवन से नहीं जोड़ पा रहा है। शिक्षा तो हमारी शिक्षा जो हो वो जीवन से जोड़ने वाली हो, अलग से ना हो। हम उदाहरण देते हैं दूसरे देश का, जो क्या वो हमारे देश में दूसरे देशों के उदाहरण हमारे देशों में लागू हो सकते हैं? उस देश की परिस्थिति अलग है, उस देश की आर्थिक संरचना, राजनीतिक संरचना, हर चीज़ अलग है। तो हमें हर चीज़ को अपने जो हमारा देश है, उसके अनुसार उदाहरण देकर उसके अनुसार हमें बच्चे को बनाना है, ताकि बच्चा अपने देश के बारे में भी जान सके और उसको अपने जीवन से जोड़ भी पाए। और उसके साथ उन्होंने गांधी जी ने कहा कि अब ये सारी चीज़ें तो उद्देश्यों की बात थी। अब उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे होगी? जो बेसिक शिक्षा थी, उसके उद्देश्यों के लिए उन्होंने पूर्ति के लिए उन्होंने एक पाठ्यचर्या का भी निर्माण किया कि किस तरह से होगी, जिसमें पाठ्यक्रम में उन्होंने एक हस्त कौशल कि हाथों से बच्चे काम करें, कुछ छोटी-छोटी चीज़ों का निर्माण करें, मिट्टी से बने जो बर्तन हैं उसको बनाएँ, कताई-बुनाई का काम करें, उसके बारे में भी सिखाया जाए। उनको बच्चों को बागवानी करना भी सिखाया जाए और पुस्तक कला की शिक्षा दी जाए, मछली पालन कहने का मतलब है जो हमारे लघु उद्योग थे छोटे-छोटे उद्योग थे, जो स्थानीय उद्योग धंधे थे, उसको बढ़ाने पर उन्होंने जोर दिया था। जैसा कि अभी हमने देखा भी लॉकडाउन पीरियड जो था हमारा उसमें कहा भी गया कि वोकल फॉर लोकल। तो ये चीज़ पहले ही गांधी जी ने कही थी कि वोकल फॉर लोकल जो हमारी स्थानीय चीज़ें हैं उसके बारे में हम बढ़ावा दें उनको। ताकि जैसे हम देखते भी हैं कि आज पहाड़ों में अगर हम देखें तो वहाँ पे पूरा का पूरा गाँव खाली हो गया है। तो जो ये एक माइग्रेशन होता है यहाँ से वहाँ, अगर हमारी जो स्थानीय चीज़ें हैं उनका निर्माण होता और उनकी उतनी ही बिक्री होती तो शायद ये जो स्थानांतरण है या माइग्रेशन है, वो नहीं हो पाता, नहीं होता और उनको वहीं स्थानीय जगह पे ही उनको एक रोज़गार मिल सकता था। तो ख़ैर चलो ये अच्छी बात है कि अभी भी अगर हम वोकल फॉर लोकल हो जाएँगे तो शायद हमारा गाँव खाली होना बंद हो जाएगा। और व्यवहारिक गणित के लिए भी उन्होंने कहा कि बच्चे को साधारण चीज़ें एक माप-तौल करना, अंक गणित, बीजगणित इन चीज़ों के बारे में भी बच्चों को सिखाया जाए। विज्ञान की भी शिक्षा उन्होंने ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ एक जो आर्ट एंड क्राफ्ट का जो काम है, वही बच्चे को सिखाया जाए, उसके साथ बच्चे को गणित भी सिखाई जाए, विज्ञान भी सिखाया जाए, मनोरंजन के जो साधन हैं चाहे वो संगीत कला है, चित्रकला है या सफाई से संबंधित जितने भी काम हैं, वो बच्चे को सिखाई जाए। गांधी जी सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, तो उस चीज़ के लिए भी उन्होंने कहा कि बच्चे को सफाई से संबंधित, व्यायाम से संबंधित, खेल-कूद की शिक्षा और उसके आचरण की शिक्षा
इस तरह की अगर हमारी पाठ्यचर्या में रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये हमारी शिक्षा के माध्यम हो। तो उसके लिए फिर अब एक चीज और भी है कि गांधी जी को जैसा हम मानते भी हैं कि आदर्शवादी थे और आध्यात्म को वो आध्यात्मिक जीवन को उन्होंने बहुत महत्व दिया, लेकिन जो बेसिक शिक्षा थी उसमें उन्होंने धार्मिक शिक्षा को, धार्मिक शिक्षा कहने का मतलब है कि उन्होंने सर्व धर्म सम्मत नैतिक शिक्षा को स्थान दिया, धार्मिक शिक्षा को किसी भी प्रकार से स्थान नहीं दिया उन्होंने। और उसके साथ उन्होंने जो कहा कि जो प्राइमरी स्तर के विद्यालय हैं वहां पे हेलो हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए ममता दीदी बोलिए। आवाज अच्छा ठीक है सर। आवाज प्राथमिक विद्यालयों में उन्होंने कहा था, अच्छा जी धन्यवाद। प्राथमिक विद्यालयों में उन्होंने कहा कि पुरुषों के स्थान पर जो महिला शिक्षिकाएं हैं उसको वरीयता दी जानी चाहिए। और उस समय, क्योंकि उस समय पे मैट्रिक पास भी बहुत होता, आज तो क्या है कि आप कितनी भी शिक्षा ले लें लेकिन शिक्षा का कोई अंत नहीं है, लेकिन गांधी जी के समय की या उस समय की बात करते हैं 1937 की बात करते हैं तो उस समय हाई स्कूल पास भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो उन्होंने कहा कि जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक होंगे उनको मैट्रिक पास होना चाहिए और दूसरा जो शिक्षक प्रशिक्षण है वो भी प्राप्त हुए होना चाहिए, तभी जो एक शिक्षक है वो अच्छी शिक्षा दे पाएगा। तो अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी और गांधी जी के जो शैक्षिक विचार थे उसके संबंध में MS पटेल जी ने कहा भी है कि जो गांधी जी हैं उनके जो शिक्षा दर्शन की जो योजना है, गांधी जी ने की योजना जो है वो प्रकृतिवादी है और जो उद्देश्य है वो आदर्शवादी है और जो उनकी कार्य पद्धति है वो प्रयोजनवादी है। अब यहाँ पे प्रकृतिवादी का मतलब था, ये तात्पर्य था कहने का कि अगर हम प्रकृतिवादी दर्शन की बात करते हैं तो वो पूरी स्वतंत्रता है वो बच्चे को देता है। वो कहता है कि बच्चे में किसी भी तरह की कोई बात आपको थोपनी नहीं है, चाहे वो अनुशासन से संबंधित हो, पाठ्यचर्या से संबंधित हो, उद्देश्यों से संबंधित हो, आपको पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं करना है और बच्चे पे किसी भी तरह की कोई चीज थोपनी नहीं है। तो उन्होंने यही कहा कि MS पटेल जी ने, और आदर्शवादी और प्रयोजनवादी पद्धति की बात भी कही। तो अब लेकिन क्या होता है कि इस बात से क्या हम ये मानते हैं कि क्या इस बात से हम सभी सहमत हैं? क्योंकि मैंने अभी पहले ही कहा इससे कि जो हेलो हेलो हाँ ममता मैडम आवाज आ रही है आपकी? अच्छा ठीक, थैंक यू मैम, ठीक है। बीच में बंद हो जाता है, मुझे लगता है बंद हुई आवाज। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने पहले भी अभी थोड़ा बात की थी इस पे कि गांधी जी किसी दर्शन के नहीं, चाहे वो आदर्शवादी दर्शन है, प्रयोजनवादी दर्शन है या फिर प्रकृतिवादी दर्शन है, बल्कि इन सभी दर्शनों का उनमें सार था और वो इन दर्शनों के साथ उन्होंने एक भारतीय दर्शन की भी जो है उसको अपनाया था। तो मैं अपनी बात को यही विराम देना चाहूंगी और भारत के इस महान राजनीतिज्ञ, शिक्षा शास्त्री, समाज शास्त्री को मैं धन्यवाद सर। धन्यवाद ममता दीदी। निश्चित तौर पर आपने जिन प्रकार के विचारों को वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्यों के आधार पर या एक यूं कहा जाए कि समसामयिकता का जो बोध कराया है वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में, बड़े अच्छे आपके विचार रहे हैं। निश्चित तौर पर भी उस समय में शिक्षा की स्थितियां उतनी प्रगल्भ नहीं थी जितनी कि आज विकसित दिखाई देती थी। फिर भी उस समय में लोगों के मन में मानवीयता का भाव निरंतर रूप में प्रभावित होता था। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदल चुकी,
समाज में परिवर्तन आया और इन्हीं परिवर्तनों का परिणाम यह हुआ कि आज लोगों के मन में मानवीयता कम, अमानवीयता के भाव निरंतर रूप में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। उस समय में स्त्रियों की स्थिति अलग थी, वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति अलग है, उनकी ओर अलग दृष्टि से देखा जाता है। उस समय में भी लोगों के मन में जागरण की स्थिति आवश्यक थी, लोगों में जागरण की स्थिति आवश्यक थी, वर्तमान समय में भी और अच्छे तरीके से जागरण की स्थिति आवश्यक कही जाने वाली है। जिस प्रकार से गांधी जी ने प्रयोजन और प्रयोगवादी दृष्टि को अपनाकर समाज में समाज सुधार की भावना निरंतर बनाए रखने की कोशिश की, मस्तिष्क को सुदृढ़ बनाना, शरीर को भी सुदृढ़ बनाना और अपने हाथों को बलशाली बनाने की जिस प्रकार की कामना या भावना उन्होंने अपने कार्यों के आधार पर की है और साथ ही स्वावलंबन की भावना है, अपने आचार विचार व्यवहार स्वास्थ्य की कामना की भी कांक्षा वे करते हुए दिखाई देते हैं और व्यक्तियों को कर्मशील होना चाहिए, कार्यों के आधार पर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। इन्हीं प्रकार के विचारों को लेकर गांधी जी और गांधीवाद या गांधी दर्शन हमारे सामने आने लगता है और इसी प्रकार के विचारों को अभिव्यक्त करते हुए आज के तीनों वक्ताओं ने हमें जिस प्रकार से लाभान्वित किया उन्हें मैं शतशः धन्यवाद देता हूं। तो आज की इस संगोष्ठी का अंतिम पड़ाव और इस अंतिम पड़ाव में मैं आभार प्रदर्शन के लिए बुलाना चाहूंगा गरिमा जैन मैम को। सॉरी अनुरोध जी मैम, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आज के इस संगोष्ठी का आभार ज्ञापन करें। धन्यवाद सर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ बिल्कुल आ रही है मैम, बोलिए। ठीक है सर, थैंक यू। सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सादर नमन करती हुई मैं डॉक्टर अनुरोज टीजे, लिटिल फ्लावर कॉलेज गुरुवायूर, केरल से हूँ। सबसे पहले यह विशिष्ट मंच प्रदान करने के लिए आलोक सर को और संचालक संतोष कुलकर्णी सर को और विश्व हिंदी संगठन के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। विश्व हिंदी संगठन नई दिल्ली द्वारा महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय ई संगोष्ठी को सफल बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित और यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़ रहे सभी विशिष्ट व्यक्तियों, विद्वज्जनों तथा सभी प्रतिभागियों को मैं हार्दिक अभिवादन करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 30 जनवरी यानी महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। महात्मा गांधी को विनम्र श्रद्धांजलि देती हुई मैं अपनी कर्तव्य की ओर बढ़ रही हूँ। मेरा कर्तव्य है कि औपचारिक ढंग से तौर पर सभी को धन्यवाद अदा करना। आज के राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर कृष्णा पोद्दार जी, जो विद्यावर्धिनी महाविद्यालय महाराष्ट्र में प्राचार्य हैं। माननीय प्रोफेसर डॉक्टर कृष्णा जी ने बताया कि गांधी का जो दर्शन है, जीवन दर्शन है, या उनके उन सबको हम अपनाए बिना हम जीवन में सुख प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी समीक्षा प्रस्तुत की है, जैसा कि राजनीति नैतिकता पर आधारित हो और उन्होंने आगे अहिंसा प्रेम पर आधारित होना चाहिए उन्होंने बताया। और सत्याग्रह का सिद्धांत के संबंध में भी हमसे उन्होंने बहुत ही विस्तार के साथ बातचीत अपनी विचार प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि सत्य आत्मा की शक्ति है। तो इस प्रकार आपने अपनी महत्वपूर्ण विचारों को हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। तो सर, मैं आपको अपनी ओर से और विश्व हिंदी संगठन के सभी सदस्यों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। सर, मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ और आगे भी हमसे जुड़ने के लिए विनम्र निवेदन करती हूँ। बहुत बहुत आभार सर, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे विशिष्ट वक्ता डॉक्टर पटरीनाथ पाटिल जी, जो कि गंगामाई महाविद्यालय में प्राध्यापक है। आपने कहा कि अहिंसा बलवान का साधक है। उन्होंने आगे कहा कि हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधीवाद को या गांधी को समझना हो तो पहले हमें खुद को समझना या खुद पर देखना होगा। तो सर, आपको भी मैं तहे दिल से, हृदय से आपको धन्यवाद अदा करती हूँ अपनी ओर से, और विश्व हिंदी संगठन की ओर से आपको मैं धन्यवाद अदा करती हूँ सर। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर राधा भारद्वाज जी, जो कि विश्व हिंदी संगठन की माननीय सदस्य है, प्राध्यापिका है। आपको भी मैं औपचारिकता के तौर पर कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने गांधीवादी विचारधारा और सर्वोदय विचार पर अपना जोरदार वक्तव्य हमारे सम्मुख रखा है। आपकी सारगर्भित एवं सुंदर भाषण के लिए धन्यवाद मैम। आपको मैं अपनी ओर से विश्व हिंदी संगठन की तरफ से मैं धन्यवाद अर्पित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अगले हमारे वक्ता डॉक्टर ममता यादव जी, आपको मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ, जो आप दिल्ली कटकटडूमा में हैं और वहाँ की प्रवक्ता है SCRT में। और आपने गांधी जी की शिक्षा शास्त्री के रूप में, गांधी जी को उन्होंने शिक्षा शास्त्री के संबंध में रूप में बताकर अपना बहुत ही अच्छी ढंग से आपने अपना विचार प्रस्तुत किया है। और आपके बहुत ही सुंदर एवं गंभीर वाणी के लिए मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद अर्पित करती हूँ। आपको मैं अपनी ओर से विश्व हिंदी संगठन की तरफ से मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ मैम। बहुत बहुत धन्यवाद ममता मैम। आगे मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ डॉक्टर कोयल विश्वास जी को, जो हमारे संगठन के उद्देश्य बहुत ही समुचित ढंग से हमसे बताया है। मैम, आपको मैं अपनी ओर से और विश्व हिंदी संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैम। बहुत बहुत धन्यवाद कोयल मैम। और इसी के साथ हमारे आदरणीय संचालक महोदय डॉक्टर संतोष कुलकर्णी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इतने उचित ढंग से और बहुत ही सफलतापूर्वक संचालन करते हुए पूरे मंच को संभाला है। सर, आपको मैं अपनी ओर से विश्व हिंदी संगठन की तरफ से बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ सर, बहुत बहुत आभार। और पुनः हमसे YouTube के माध्यम से हमसे जुड़ रहे सभी प्रतिभागियों को और समस्त विश्व हिंदी संगठन के सभी सदस्यों को मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मंच सर को, महोदय को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपने आभार ज्ञापित किया। और आज के इस संगोष्ठी के सभी प्रतिभागियों को, वक्ताओं को मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज के इस संगोष्ठी का फीडबैक फॉर्म उन्हीं के ही मेल पर आएगा, और जब मेल पर आएगा फॉर्म भरने के बाद आपको तुरंत ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो सबसे नम्र निवेदन करता हूँ कि जिस समय में आपके ईमेल आईडी पर फीडबैक फॉर्म की लिंक आएगी, केवल आप ही लोग भरकर सहयोग करें और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। धन्यवाद। और सभी वक्ताओं के अनुमति से आज का यह इस संगोष्ठी का कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। संतोष सर, एक मिनट से हम बोले सर। संतोष सर, मैं भी प्रणाम कर लेता हूँ आपको। आपने बहुत बढ़िया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना संयोजन किया और आपने बहुत अच्छे तरीके से, मतलब टोटल क्रेडिट विश्व हिंदी संगठन को तो जाता ही है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट आपको जाता है। पाटिल सर को हमने सुन रखा है, पाटिल सर को हम जानते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार मैं ये चाहूँगा कि सब लोग एक बार अपना वीडियो ऑन कर लें, कि हम एक बार इसको फ़ोटो ले लें, क्योंकि हम अपने रिकॉर्ड में रखते हैं फ़ोटो। गरिमा जी, सारे लोग हैं, और हमने YouTube लाइव किया हुआ है, वहाँ भी लोग देख रहे हैं इसको। गरिमा जी कर लिया, और बबीता जी आप भी कर लीजिए ऑन। श्रीकला मैम, प्रशांत देशमुख जी, क्योंकि सारे लोग वीडियो ऑन कर लेंगे
और मैं वसुंधरा मैम, जो कि आधे लोग का वीडियो में आएगा फोटो, आधे लोग का नहीं आएगा तो अच्छा नहीं रहेगा, तो सब लोग वीडियो ऑन कर लें तो मेरे हिसाब से अच्छा हो जाएगा। सभी लोग वीडियो ऑन कर लें, सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग इसे अपने उसके लिए रखते हैं। वसुंधरा मैम, श्रीकला मैम,